हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक और चैप्टर। तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्लियर। और इस लेक्चर वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे वर्क को, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नेचर ऑफ वर्क को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया, आज का जो लेक्चर है वो है वर्क। तो सबसे पहले है कि वर्क क्या होता है। बेसिकली वर्क, जैसे कि हम साइकोलॉजिकली अगर बात करें, हम बात करते हैं कि मैं पढ़ रहा था काफी देर से, लर्न कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो ये सब जो है ये साइंटिफिकली वर्क में नहीं आता है। क्लियर। तो वर्क साइंटिफिकली क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही अपने आप को डिस्प्लेस करता है, यानी वो बॉडी डिस्प्लेस होती है फोर्स की डायरेक्शन में, तभी बोला जाएगा कि वर्क हुआ है। क्लियर। तो ये वर्क की डेफिनेशन बेसिकली मैंने आपको लिख दी है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से वो किसी सर्टेन डिस्प्लेसमेंट यानी सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करता है, उसे हम कहते हैं वर्क। इसको जरा ऐसे समझते हैं। क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा मोटी हो गई है। तो कुछ ऐसे समझते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे फोर्स लगाया F और ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, या ये कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करा S, तब ही माना जाएगा कि वर्क हुआ है। क्लियर। तो ये हो गया बेसिकली वर्क का स्टेटमेंट या वर्क का कॉन्सेप्ट। अब मैं किसी अगर दीवार पे फोर्स लगाऊं फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ फोर्स तो अप्लाई करी लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो इट मींस यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है। तो वर्क के लिए बेसिकली दो ही कंडीशन है, एक तो फोर्स अप्लाई होनी चाहिए और सेकंड फोर्स की वजह से वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, यानी वो मूव भी करना चाहिए ऑब्जेक्ट। लाइक जैसे कि हम अगर चेयर पे फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, उसको पुल करते हैं, तो चेयर डिस्प्लेस हो जाती है, राइट। तो उस केस में वर्क हुआ है। लेकिन ये दीवार जब हम उसको धक्का मार रहे हैं, या हम 4-5 और कुछ लोग आ जाएं फिर भी दीवार पे धक्का मारते हैं, घर की किसी दीवार को, वो नहीं सरकती, इट मींस उसमें वर्क नहीं हुआ। तो सिंपल सा फंडा होता है वर्क का ये। क्लियर। तो ये था वर्क। अब वर्क की दो कंडीशंस होती है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहली कंडीशन, एक तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। क्लियर। और दूसरा, वो फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए, तो कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो बेसिकली ये दो कंडीशन होती है वर्क की। क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को के प्रॉपर नोट्स के साथ हम यहाँ पे समझेंगे, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन या जिस टाइप के भी होंगे हम सब चीज कवर करेंगे, इसलिए साथ साथ इसको नोट करते रहना या फिर स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक हमारा। ये तो हो गया वर्क का इंट्रो। अब आता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वर्क को। वर्क का जो फॉर्मूला है, हम लोगों ने वर्क पहले भी पढ़ा होगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड में हमने पढ़ा होगा, क्लास 9th में वर्क एनर्जी ऑलरेडी है, वहां पे हमने पढ़ा था वर्क का एक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखिए। पहला कंडीशन है हमारे पास, जब वर्क डन हमें निकालना है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक है, यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम वर्क। ये था हमारा 9th का कॉन्सेप्ट। क्लियर। इसमें क्या होता है कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है डायरेक्शन की, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन जरूर कंसीडर हो रही है बार बार उसी सेम डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जो वर्क बनता है वो बनता है Fs। क्लियर। यहां से फॉर्मूला बन गया Fs। क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला था 9th क्लास में, ये एक्चुअली इनकम्प्लीट फॉर्मूला था। इससे हम सारी कंडीशन वहां पे ना, एक तरह से हम लोग क्या करते थे वहां पे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, एक तरह से रट्टे लगवाने वाला काम हो जाता है। रीजन, बिकॉज वहां तक 9th क्लास तक हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी नहीं करा था, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया था तो वहाँ पे एंगल का गेम जो है वो समझ में नहीं आता था, इसलिए टीचर्स वहाँ पे कुछ इस टाइप से कराते थे कि सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, एंगल का गेम समझ में नहीं आता था।
ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया तो क्या करेंगे। तो उसी बेसिस हम धीरे धीरे करके अब इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला उसको हम ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे, ये तो हो गया जब फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में है ना, फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में। अब मैं अगला केस हम लेते हैं कि फोर्स जो है वो किसी एंगल पर है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रही है किसी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल क्रिएट हो रहा है। जैसे कि हम किसी ट्रॉली बैग को ऐसे पकड़ के चलते हैं लेकिन वो मूव हॉरिजॉन्टली सरफेस पे करता है, तो कुछ ऐसा ही केस हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं कि जब वर्क डन निकालना है हमें, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमने माना कि ये फोर्स लगाई हमने F, फोर्स F लगाने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रहा है, यानी मोशन कर रहा है। तो फोर्स ऐसे लग रही है, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई होती है, या ये कह सकते हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाइड करी हमने डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल थीटा है क्योंकि इंक्लाइन किसके साथ कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल। अब एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा वाला और इसके परपेंडिकुलर होता है sin थीटा, क्लियर। अब वर्क बोल रहा है फोर्स का वो कंपोनेंट, मींस कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into displacement, क्लियर। वर्क कौन सा कंपोनेंट है इसका, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिख सकते हैं हम F S cos थीटा। तो बेसिकली जो वर्क का फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है, तो F S cos थीटा, जो कि हमने 9 तक नहीं पढ़ा था, क्लियर। तो 11th हमने ये अलग हो गया वर्क का फॉर्मूला, अलग तो कुछ नहीं है एक्चुअली, एंगल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, वहाँ एंगल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, क्लियर। अब एफ एस cos थीटा यानी ए बी cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और एफ डॉट सॉरी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या होती है, एक स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट जो आता है एक स्केलर आता है, तो इट मींस वर्क कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी। जनरली क्या होता है कि वेक्टर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये, या फिर इसको कि एक डायरेक्शन में हो रहा है पर्टिकुलर वर्क, तो इसको जनरली स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होकर इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। बट इसका अगर मैथमेटिकली हम समझें तो ये होता है एफ एस cos थीटा, और एफ एस cos थीटा जो होता है एक डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट में आंसर हमेशा स्केलर आता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, यूनिट वर्क की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर, बट न्यूटन मीटर जो है वो इक्वल्स टू होती है यहाँ पे जूल के, तो इसको वो सही यूनिट हो गई इसकी जूल। चलिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं, क्लियर, ठीक है। अब हमने सही यूनिट पढ़ ली जूल, अब हम करेंगे 1 जूल को डिफाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी किसी भी क्वांटिटी को उसके 1 यूनिट से डिफाइन करना हो तो उसके फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे कि इसका फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू एफ एस, राइट। तो ये है, तो फोर्स क्या हो गया 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 1, तो ये बन गया 1 जूल की डेफिनेशन, क्लियर। तो 1 जूल क्या होगा, तो वर्क डन कब 1 जूल बोलेगा, जब फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स एक्चुअली एक बॉडी को मूव करता है 1 मीटर से, और किस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसको कहेंगे कि उसने वर्क जो किया है वो 1 जूल वर्क किया है उसने, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ वर्क। तो बेसिकली बहुत इजी सा है वर्क, ठीक है। आज का लेक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है नहीं हमारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब
अब हमें पढ़ने हैं वर्क के नेचर, इसको टाइप्स भी कह सकते हैं वर्क। क्लियर। अब वर्क का जो नेचर होता है ये 3 टाइप्स का वर्क करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बेसिकली डिपेंड करता है हमारा एंगल या फिर ये कह सकते हैं फोर्स और जो हमारा मोशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन पर। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और वो उसी डायरेक्शन में मोशन करता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर। ये सिंपल सा पहले वाला ही हो गया कि ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो उसी डायरेक्शन में मोशन करते जा रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। अब इसके लिए बेसिकली कंडीशन होती है कि पॉजिटिव वर्क में जो एंगल होना चाहिए हमेशा, अगर एंगल के टर्म में देखें तो लेस देन 90, क्योंकि कॉस की अगर बात करें हम, कॉस थीटा की अगर बात करें 0, 30, 45 और 60 और 90, 0 पे होता है वर्क 1, इस पे होता है √3/2, मतलब एंगल की वैल्यू ये होती है, इसकी होती है 1/√2 और ये होती है 1/2 और ये हो गया 0। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेस देन 90। तो लेस देन 90 पे सारी वैल्यू होती है हमारी पॉजिटिव, इसलिए वर्क होता है हमारा पॉजिटिव जब भी एंगल लेस देन। और इस केस में तो एंगल कितना है, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल कितना बन रहा है 0 और 0 मतलब 1, हो गया पॉजिटिव वर्क। सेम ऐसे हम ले सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमने ऐसे लिया और उसको ऐसे फ्री फॉल करा दिया, यानी इसको ऐसे छोड़ दिया, यानी फ्री फॉल हो रहा है। अब फ्री फॉल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे गिरने स्टार्ट हो जाता है, तो ग्रेविटी की वजह से ये फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो इस केस में जो एंगल है वो 0 है और cos 0 वो होता है 1, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगेन क्लियर। या ये कह सकते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी है या ट्रेन का इंजन हो गया। क्लियर। दोनों ही केसेस में क्या करते हैं, पीछे ऐसे डब्बे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारा बेसिकली किसी चीज से यहाँ पे ये फोर्स लग रही होती है, इंजन फोर्स लगा था आगे की डायरेक्शन में, तो ये जो पीछे के जो डब्बे होते हैं, ठीक है, ये कोचेस होते हैं, ये सारे के सारे इसके साथ कनेक्ट होने की वजह से क्या होते हैं, ये भी आगे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो अगेन एंगल कितना हुआ 0 और cos 0 अगेन 1, इट मींस पॉजिटिव वर्क डन। तो ये हो गया बेसिकली हमारा पॉजिटिव वर्क डन का केस। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन में क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें हो रहा है जब फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पॉसिबल है। तो इसके लिए बेसिकली थीटा होना चाहिए, सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन 90। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक स्प्रिंग ली नॉर्मली, या भी नॉर्मल, फिर इस पे हमने स्ट्रेच किया यहां। क्लियर। बट अगर इसकी स्ट्रेचिंग फोर्स, ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स, अब अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव है। क्लियर। क्योंकि जिस डायरेक्शन इसको अप्लाइड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम बात करें यहाँ स्ट्रेचिंग फोर्स यानी या रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें हम, ये तो होगी स्ट्रेचिंग फोर्स जो इसको स्ट्रेच कर रही है, ये होगी रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो क्या करेगी, इसको रिस्टोर करने में हेल्प कर रही है। इसके बारे में आगे एक चैप्टर आएगा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हुक्स ने एक लॉ दिया था राइट। अब ये कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, स्ट्रेचिंग फोर्स इधर लग रही है, तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे पॉइंट पे वो कैसा हो रहा है 180 डिग्री, और cos 180 होता है -1, और -1 मतलब वर्क इक्वल्स टू Fs cos 180, तो ये आ गया -Fs, नेगेटिव वर्क। सेम अगर इस पेंसिल को मैं ऐसे फेंकूंगा, इट मीन्स मैंने इसको ऐसे फेंका, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और फोर्स हम कंसीडर करते हैं ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, अगेन एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो फिर से क्या बन रहा है अपना ये नेगेटिव वर्क। क्लियर। तो नेगेटिव वर्क के लिए बेसिकली एंगल कितना होना चाहिए 90 से ज्यादा, और पॉजिटिव के लिए अपने पास एंगल होना चाहिए 90 से
कम। क्लियर? तो ये हो गया नेगेटिव वर्क। लास्ट टाइप है हमारा जीरो वर्क। क्लियर? अब जीरो वर्क में क्या होता है कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं तो इस सिचुएशन में जो वर्क होता है वो होता है हमारा जीरो वर्क। क्लियर? तो यहाँ जो थीटा होता है वो होना चाहिए इक्वल्स टू 90, बिकॉज cos 90 होता है जीरो, तो वर्क भी कितना हो जाएगा? जीरो। इसका बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल है, तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये एक कुली है ऐसे, राइट? इसने ये ट्रॉली किसी की ले रखी है जो सामान लेके जाते हैं, ठीक है, ट्रेन जो होता है अपना रेलवे स्टेशन। तो ये जा रहा है, इसने ऊपर लिफ्ट किया और लिफ्ट करने के बाद जो फोर्स लग रही है बेसिकली देखो वो ऐसे लग रही है। क्लियर? फोर्स ऐसे लगेगी, नीचे की तरफ वेट एक्ट करता है, तो वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ mg, और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 90। तो वर्क कितना हो गया? जीरो। तो साइंटिफिकली उसने क्या करा है? उसने वर्क नहीं करा है। अगर साइंटिफिकली देखें तो उसने वर्क नहीं किया है। इट मींस ये नहीं है कि उसने काम नहीं करा आपका, ठीक है, काम करा है, बस साइंटिफिक के अकॉर्डिंग उसने वर्क नहीं किया है। तो उसे ऐसा नहीं है कि उसके पैसे नहीं देंगे, लेकिन आपका सामान जो पहले प्लेटफॉर्म था वो आपकी जो भी कैब वगैरह है या ये जो भी ऑटो रिक्शा किया आपने वहां तक पहुंचा है, तो उस चीज के हम उसको पे करते हैं। क्लियर? एक ये हो गया, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे, ये एक स्टोन है, पत्थर है, इस धागे से बांधा हुआ है, ठीक है, इस पे जो वेलोसिटी होती है ये होती है, और इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, या ये कह सकते हैं कि ये फोर्स लग रही है इस पे F, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसमें घूम रहा था, देन सडनली जैसे इसको जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? वो टेंजेंशियली 90 डिग्री से यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा अपने आप को। क्लियर? या वो टूट भी जाता है जिस पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट के टेंजेंट से वो स्पीडली यहाँ से निकल जाएगा। तो एंगल क्रिएट कितना हुआ इस केस में? अगेन 90, और cos 90 जीरो, cos 90 जीरो, तो वर्क अगेन जीरो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ वर्क डन। तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव, लेस देन 90, नेगेटिव, ग्रेटर देन 90, जीरो, इक्वल्स टू 90। तो ये था हमारा वर्क डन के नेचर्स। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब वर्क डन को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में करते हैं। तो कैसे करेंगे? बेसिकली हम लेट कर लेते हैं कि जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स वेक्टर वो हो गया अपने पास एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ये एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप एस जेड के कैप। अब पता अपने को वर्क इक्वल्स टू होता है एफ डॉट एस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, दोनों की वैल्यू अगर पुट करेंगे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एस एक्स आई एस वाई जे और एस जेड के। तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, तो कंपोनेंट फॉर्म में आ गया ये। और इसमें भी अगर सेपरेट करना हो किसी को तो हम कर सकते हैं, फिर इस वर्क को भी हम ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब इस पे बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए कि हम मान लेते हैं अपने पास फोर्स दे रखा है कुछ 2i प्लस 4j प्लस 3k कैप न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, मीटर में। वर्क निकालना है, तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस कर देंगे, सिंपल सा अपने पास है। क्लियर? अब यहाँ पे फोर्स वेक्टर को पुट करते हैं। चलिए
2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे ये आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 वन जा i को i से मल्टीप्लाई करेंगे 2, j को j से करेंगे 4 टू जा 8 एंड 3 वन जा 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 13 जूल। तो वर्क आ गया अपने पास यहाँ पे एक 13 जूल। बेसिकली हमने इस पे छोटा सा पुट करना सीख लिया कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, हो गया। अब करते हैं हम इस पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है हमें। अगर फोर्स अभी कांस्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, बट अगर फोर्स ही वेरी कर रही हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस के लिए वर्क डन निकालते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हमने ले लिया फोर्स की एक्सिस और एक तरफ हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट यानी एस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये फोर्स क्या बोल रहा है, वेरी करनी चाहिए, तो ये वेरी होगी, हर पॉइंट पे वेरी कर रही है। क्लियर? अब क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये यहाँ पहुंच रहा है और ये पॉइंट पे इसकी लोकेशन ये है। इस लोकेशन को हमने ए से डिनोट कर दिया, इसको बी से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स ए और इसका ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा केस होता है जिसमें वैल्यूज चेंज हो रही होती है, यानी हर पॉइंट पे वेरी कर रही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, तो उस केसेस में हम बेसिकली यहाँ पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप वहां पे कंसीडर करते हैं। तो कहीं भी इसके सरफेस पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, एक पतली सी। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बेसिकली बहुत ज्यादा थिन होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें तो समझाने के लिए इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाना पड़ रहा है। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर पी क्यू आर और एस, ये थिकनेस मान लिया हमने, ये है डी एक्स। तो क्या करेंगे बेसिकली, इसके कई मेथड्स होते हैं। पहला मेथड, मैं इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है यहाँ से P से Q तक ये कितना मूव कर रहा है, फोर्स लग रही है, मूव कर रहा है, तो वर्क भी होगा। तो ये छोटी स्ट्रिप है तो इस पे वर्क कैसा होगा, वर्क भी स्मॉल होगा। तो हम इसमें पहले निकाल लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम P टू, हमने माना कि P टू Q तक मूव करने में कितना वर्क होगा, तो बेसिकली डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहाँ तक फोर्स है, इस पर कोई F और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है dx। क्लियर? F dx हो गया, ये हो गया dw। और F की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें तो PS और dx की वैल्यू है यहाँ पे PQ। अब देखिए PS इंटू PQ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एक तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने कंसीडर करी थी, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है, PQRS। क्लियर? ये तो निकाल लिया हमने इस छोटे पे। अब क्या करेंगे हम, या तो हम ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिप ऐसे कट करते रहें, अज्यूम करते रहे यहाँ तक ये लिमिट है इसकी, एक्सट्रीम लिमिट है इसकी, और यहाँ से तो सबको निकालें और हर किसी की वैल्यू निकाल के ऐड करते हैं। एक मेथड तो हो गया, लेकिन ये होता है एक लेंथी मेथड, है ना। अगर टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन अ बॉडी फ्रॉम ए टू ए से बी तक। क्लियर? एक मेथड क्या हो गया कि मैंने जितने भी वर्क निकाले हैं ये DW, उन सब का क्या कर दिया, सम कर दिया, जब तक कि वो ऐड ना हो जाए। यानी इट मींस एक मेथड तो हो गया ये। तो ये तो हो गया कॉम्प्लिकेट मेथड, कॉम्प्लिकेट मतलब लेंथी मेथड।
बहुत सारी वैल्यूज आएंगे इस पे, ऐसे सबको एक एक करके कैलकुलेट करो, फिर सबको ऐड करो। या फिर दूसरा मेथड है सिंपल सा, अपने पास है इंटीग्रेशन, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देते हैं एफ डी एक्स का। क्लियर। और लिमिट्स हमें पता ही है, लिमिट स्टार्ट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या है, एक्स ए से स्टार्ट होके एक्स पी पे ये खत्म हो जाती है। तो ये तरीका है एक। अब सेम अगर जैसे ये इंटीग्रेशन क्या है, एफ डी एक्स की वैल्यू आई थी एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब जैसे कि हमने एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन किया, एफ डी एक्स क्या था अपने पास, स्मॉल वर्क। तो स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करने पे टोटल वर्क आ रहा है, वैसे ही स्मॉल एरिया का इंटीग्रेट करने के पे क्या आएगा हमारे पास, टोटल एरिया। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल क्या है, एरिया ऑफ कर्व ए बी सी डी, राइट। तो इट मींस वर्क क्या बताता है हमारा, अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो इससे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि वेरिएबल फोर्स हो और वर्क कैलकुलेट करना है, या तो इंटीग्रेट कर दो या फिर उसका एरिया कैलकुलेट कर दो। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आए कि टोटल वर्क निकालना है, अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स दे रखी है, या तो उसका कर दो सिंपल सा है, इंटीग्रेट करो उसको, या दूसरा अपने पास है उसका एरिया निकाल दो, तो अपने पास हो जाएगा वर्क। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस पे क्या करेंगे हम, अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। अगला जो टॉपिक हमारा रफ सरफेस पे। रफ सरफेस मींस अभी तक जो हम कंडीशन ले रहे थे उसके अंदर कहीं भी हमने रफ का जिक्र नहीं किया, रफ को हमने कंसीडर नहीं किया कंसीडरेशन में, क्योंकि रफ जब सिचुएशन होती है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर। क्योंकि रफ होगा तो फ्रिक्शन लगेगी। तो पहला जो हम केस ले रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बेसिकली क्या होगा, वो भी रफ और बोल रहा है ऊपर से। क्लियर। ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ। क्लियर। इसमें क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट किया है इसने एज डिस्टेंस पे। बट जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई हो गई। और इसका नॉर्मल डायरेक्शन जैसे कि हमने पढ़ा है, नॉर्मल डायरेक्शन होता है आर, तो इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ mg। अब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए देखें, जरा सिचुएशन यहाँ देखते हैं हम। F जो है अप्लाइड फोर्स, ये क्या है अपने पास, अप्लाइड फोर्स जो है वो बराबर है अपने पास फ्रिक्शन फोर्स के, और R जो है वो बैलेंस कर रही है वेट mg को। अब हमने वर्क पढ़ा है, वर्क इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल वही बनेगा, ये इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसी तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया, जीरो। एंगल जीरो तो cos 1, तो एफ एस। और एफ जो है वो बैलेंस कर रहा है अपना बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स को। क्लियर। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू आर। ये लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होता है म्यू आर। क्लियर। और आर बैलेंस कर रहा है mg को, तो ये क्या आ गया, तो वर्क कितना हो गया, वर्क कंडीशन क्या है हमारी, रफ सरफेस हो और हॉरिजॉन्टल भी हो साथ साथ, तो म्यू mgs, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, m मास हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s अपने पास डिस्टेंस है ही। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा जब सरफेस और रफ और हॉरिजॉन्टल। अगर इस हॉरिजॉन्टल की जगह हम इंक्लाइंड सरफेस ले लें, क्लियर, तो उस केस में क्या होगा, तो केस क्या है, अब हमने ले लिया है इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस है और इसमें भी एक कंडीशन डालती है कि वो
ऊपर की तरफ मूव कर रही है अप डायरेक्शन में। अगला केस हम ले लेंगे डाउन डायरेक्शन में। क्लियर, ऊपर की तरफ ये मूव कर रही है बेसिकली। तो ये रहा, क्लियर, ये रहा। चलिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रायंगल हमने मान लिया थीटा। अब अप्लाइड फोर्स है यहां, तो ऊपर की तरफ ये बेसिकली मूव कर रहा है। तो ये क्या होगा, रफ सरफेस है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यहाँ आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर, नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg और इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब mg को रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल हमेशा थीटा आता है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर हो गया mg sin थीटा। अब यहाँ पे अगर देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन किस किस को बैलेंस कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये फोर्स अकेला जो है ये फ्रिक्शन फोर्स और mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो F इक्वल्स टू F प्लस mg sin थीटा। क्लियर, और R जो है वो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन, और वर्क इक्वल्स टू बेसिकली अपने पास होता है F S। F की वैल्यू पुट कर देते हैं F प्लस mg sin थीटा इंटू एस, और F इक्वल्स टू होता है, अभी हमने पीछे भी करा था, F इक्वल्स टू होता है म्यू आर, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू आर। तो वर्क इक्वल्स टू हो गया म्यू आर प्लस mg sin थीटा, यहाँ पे चल रहा है S, और R इक्वल्स टू है mg cos थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा इंटू एस। mg कॉमन है दोनों के पास है, तो mg बाहर ले लेते हैं, mg तो ये आ गया म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू एस। तो ये आ गया बेसिकली अपने पास वर्क डन जब ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर, अब कभी कभी ना इस केस में वर्क के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बोल देता है, तो एक्सेलरेशन कंसीडर करने के लिए तो हम ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन वन कह रहा है F इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स mg। अब अप्लाइड फोर्स है, मोशन हो रहा है, तो F इक्वल्स टू होता है अपने पास ma। ये है म्यू आर, सेम जैसा भी करा है मैंने यहाँ पे, म्यू आर, और R इक्वल्स टू है अपने पास mg cos थीटा। यहाँ से आ गया mg sin थीटा। क्लियर, ये आ गया। अब mg कॉमन लेंगे तो बच गया म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। यहाँ आ गया m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास g इंटू म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये आ गया बेसिकली अपने पास a इक्वल्स टू g इंटू म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो g से बड़ा होगा या छोटा, तो यहाँ वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इज ग्रेटर देन g। क्लियर, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये केस कौन सा था, जब ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, रफ सरफेस है। अगला केस लेंगे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं एक बार। सेम है, इंक्लाइन प्लेन, मूविंग डाउन। ये रहा इंक्लाइन प्लेन। चलिए, ये रहा ऑब्जेक्ट, अप्लाइड फोर्स लग रही है इस बार यहाँ, तो ये होगी अपनी
अप्लाइड फोर्स, ये हो गया थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया यहाँ। क्लियर? नीचे आ गया mg, ये आया नीचे, और नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये आ गया r, ये एंगल बनाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर। अब इसमें बेसिकली क्या है, सब कुछ सेम है, बट ये अप्लाइड फोर्स अकेले जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स और mg sin थीटा को अब बैलेंस करेगी, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है इस बार वो F प्लस mg sin थीटा को बैलेंस करेगी। क्लियर? जिससे कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F माइनस mg sin थीटा, और R अपने पास सेम रहेगा mg cos थीटा, क्योंकि R बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। और वर्क इक्वल टू बेसिकली फिर से वही आ गया Fs, F की वैल्यू क्या है, F माइनस mg sin थीटा, F माइनस mg sin थीटा इंटू S। F इक्वल टू होता है म्यू R इंटू S, और R इक्वल टू अपने पास है mg cos थीटा, राइट? अब फिर से अगेन mg कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया न्यू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू S, ये आ गया वर्क। क्लियर? अब बोल रहा है कि इसमें फिर से वही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट उठाओ। इक्वेशन फर्स्ट है F माइनस mg sin थीटा, F इक्वल्स टू म्यू R और R इक्वल्स टू, तो अगेन वही म्यू R माइनस mg sin थीटा, R इक्वल्स टू mg cos थीटा, या mg sin थीटा ऑलरेडी है, mg से mg कॉमन लेंगे तो म्यू cos थीटा माइनस mg sin थीटा, और अप्लाइड फोर्स होता है अपना ma, a से a, m से m कैंसिल, तो a आ गया, a बेसिकली आ गया इस पर g इंटू म्यू cos थीटा माइनस mg sin थीटा। तो वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से क्या माइनस हो रही है, तो a इस बार लेस देन g आ जाएगा। तो दोनों ही सिमिलर थे, बस अपने को क्या कंडीशन याद रखनी है कि अप्लाइड फोर्स कहाँ जा रही है और कौन अकेला या कौन किसको बैलेंस कर रहा है, यानी अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए अब थोड़ा सा वर्क पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पे चलेंगे। तो अपना बेसिक जो पहला क्वेश्चन है, अगर अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 to x equals to 5 meter under the influence of a force by F equals to this, calculate the work done। क्लियर? अब देखिए ये किस पे होगा, हमें फोर्स जो दे रखा है वो वेरिएबल है, और कहां से कहां वेरी हो रहा है, वो 0 से लेके 5 तक। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी ऐसा हो तो हम या तो इंटीग्रेट करेंगे या एरिया निकालेंगे, तो ये कंडीशन आ गई बेसिकली अपने पास इंटीग्रेशन की, जो कि होता है एफ डी एक्स। अब लिमिट कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से 5 है ना, दे रखिए। एफ की वैल्यू पुट करते हैं 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स 0 to 5। चलिए 7 यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 7x 0 to 5, 2 बार x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 to फिर 3x स्क्वायर, तो x की पावर कितनी जाएगी, एक ऐड कर देंगे 3 और नीचे भी सेम 0 to 5, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब क्या करेंगे, x की जगह एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, सेम x की जगह रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी
एक्स की रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 7 5 जा 35 माइनस 25, क्योंकि जीरो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्लियर। और 5 का क्यूब आ गया 125, 125 माइनस 25 आ गया 100, 100 प्लस 35, तो वर्क आ गया 135 जूल, क्लियर। तो ये है बेसिकली इंटीग्रेशन का कैसे आपको अप्लाई करना, हो गया। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाला लाइक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ सरफेस, शी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 15 newton, clear. The total distance through which the trunk has been moved is 50 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. क्या कह रहा है देखो, सिंपल सा, एक लेडी है, क्लियर, एक वुमेन है, वो क्या कर रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे किसी ट्रंक यानी संदूक जो होती है, ट्रंक बेसिकली ट्रॉली कंसीडर करें, उसको घसीटते हुए लेके जा रही है और प्लेटफॉर्म जो है वो रफ है, ठीक है। उस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, कितने डिस्टेंस तक, 10 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 100 न्यूटन का फोर्स 10 मीटर तक, उसके बाद वो धीरे धीरे टायर्ड थकने लग जाती है, थकना स्टार्ट होता है और वो 50 न्यूटन तक ही फोर्स लगा पाती है, यानी इसकी फोर्स होती है 100 से रिड्यूस होकर 50 न्यूटन तक आ गई। जबकि वो कह रहा है अगर वो टोटल डिस्टेंस में 20 मीटर ट्रेवल करा है तो पहला कितना हो गया 10 मीटर, बाकी 50 न्यूटन से कितना हो गया 10 बचा, क्योंकि 20 में तो ऑलरेडी 10 मीटर वो पहले ही 100 न्यूटन से क्या कर चुकी है, ठीक है, 100 न्यूटन से ऑलरेडी वो अप्लाई कर चुके हैं। हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है और साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है 50 न्यूटन। फिर इन दोनों केसेस में विदाउट फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के लिए दोनों के लिए हमें वर्क निकालना है। तो पहले इसका ग्राफ जरा देखते हैं एक बार, तो कैसा बनेगा वो देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नीचे ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स के लिए। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्लियर। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ी टेढ़ी होगी थी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये हो गया 0, ये हो गया, इस तरफ है फोर्स, इस तरफ हमने लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया 0, यहाँ पे बेसिकली 3 टुकड़ों में है 50 100, तो ये हमने लाइन जो मान ली, ये मान ली 50 की रेंज मान ली और ये मान लिया हमने 100, राइट। 100 न्यूटन से बेसिकली ये ले लिया हमने यहाँ तक 10, यहाँ तक हो गया ये 20, क्लियर। 100 न्यूटन तक वो 100 न्यूटन लगा रहा है 10 मीटर तक, अप्रोक्स 10 मीटर तक वो अप्लाई कर रहा है 100, ये ऐसे हो जाएगा कुछ, क्लियर। ये हो गया, चलिए देन उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो टायर्ड हो गई है इसकी बॉडी, और टायर्ड होने के बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज करके 20 न्यूटन, यहाँ से 20 न्यूटन से 50 तक आ रही है, क्लियर। 20 मीटर तक 50 तक, 50 तक कितनी हो जाएगी अप्रोक्स 20, ये हो जाएगा, क्लियर। इसको जरा इससे कर लेते हैं, तो ये हो गया, क्लियर।
यहां तक करते करते वो डिक्रीज हो गया है, ऐसे कुछ। तो बेसिकली ये बन गया इसका ग्राफ। क्लियर? और कह रहा है कि 50 न्यूटन्स ने फ्रिक्शन फोर्स लगाई। अगर अप्लाइड फोर्स इधर है तो 50 न्यूटन यानी 50 यहाँ होगा और ऑलमोस्ट 100 यहाँ होगा। 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वो 20 मीटर तक, तो इट मींस यहां से लेकर यहां तक इसने ये फ्रिक्शन फोर्स लगा दी, वो भी कैसी, ये क्या होगा माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो होती है नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस केस के लिए वर्क निकालना है, इस केस के लिए वर्क निकालना है। अब यहाँ पे अगर नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर अपने पास बन रहे हैं, ये बन रहा है रेक्टेंगल, जबकि ये वाला बन रहा है एक ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट केस अगर हम देखें तो हमें निकालना है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड। तो हमें पता है क्या करते हैं हम, वर्क जो होता है ग्राफिकली वो क्या होता है, एरिया ऑफ अंडर द ग्राफ होता है। अब ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, 100 इंटू 10 प्लस ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये हो गई अपनी 100 प्लस 50 इंटू हाइट। अब हाइट कितनी है, तो ये हो गई हाइट 20 माइनस 10, इट मीन्स 10। ये हो गया 1000 इंटू 120 इंटू 10, तो ये आ गया 60 इंटू 10 600, तो ये आ गया बेसिकली 1600 जूल। तो ये आ गया 1600 जूल अप्लाइड फोर्स के केस में। अब कह रहा है इस सिचुएशन के लिए, नीचे वाली सिचुएशन के लिए निकालना है हमें, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वही अगेन एरिया, अब एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे -50, ब्रेथ है 20, 10 1 2, तो माइनस का 1000 जूल। तो ये था बेसिकली, ये क्लियर हुआ। चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? अब आता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या बेसिकली, ये वो फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से वर्क डन सरफेस के कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है कि सरफेस इनिशियली कहाँ पे था, मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे था और फाइनली वो कहाँ पहुंच गया। वो सरफेस कंडीशन में डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट उस पर जो मूव कर रहा है, सरफेस स्मूथ है, रफ है, उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गया, स्टेयर्स टाइप की हो गई, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है वो इनिशियली किस पोजीशन पे था, फाइनल किस पोजीशन पे, उस पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका बेसिक सब एग्जांपल है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बेसिक एग्जांपल। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, स्मूथ सरफेस होगा तब भी सेम लगेगा, रफ सरफेस होगा तब भी सेम अमाउंट में लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी सेम, वो भी डिपेंड नहीं करता, और इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्सेस भी सेम। इसी का ही एक एग्जांपल हो गया। क्लियर यहाँ पे? अब ये जो बात हमने बोली है, क्या ये सच में ऐसा होता है? तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे, दो डिफरेंट केसेस लेंगे जिनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रखेंगे, लेकिन उस पे जाने का जो रास्ता होगा वो वेरी करेगा। ठीक है? कैसे वेरी करेगा, तो चलिए वेरिएशन दिखाते हैं हम यहाँ से कुछ। तो रेफरेंस के लिए हम यहाँ से ये लेफ्ट कर लेते हैं। तो ये दो केसेस हैं बेसिकली। पहला केस है ए, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है
इस पे फोर्स लगाई F, ये पहुंच गया इस पॉइंट, फर्स्ट केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में, जबकि हाइट है यहाँ तक कि H। दूसरा क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन पे लिखेंगे, हाइट सेम है H, बट जाने का तरीका ये हो गया कुछ, क्लियर, ये हो गया अपने पास भाई A B पे जाना है, ये C सेकंड केस। इस पे ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लेके गए, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, तो वेट हो गया अपने पास mg, mg को रिजोल्व करेंगे तो ये हो गया mg cos थीटा, तो ये हो गया mg sin थीटा, जबकि नॉर्मल रिएक्शन हो गया, क्लियर। तो ये दो तरीके हो गए। अब हम पहले निकालेंगे इसको, फर्स्ट कंडीशन क्या है, when body is vertically projected, ठीक है। तो इसके लिए वर्क इक्वल्स टू होता है अपने पास एफ एच cos 0, यानी cos थीटा, f और h इंटू cos 0, और f इक्वल्स टू होता है हमारा mg h cos 0 1, तो बेसिकली हमने मान लिया w1, तो w1 आ गया हमारा mg h। अगर w2 भी इस केस के लिए वर्क b क्या आता है mg h आता है, तो इट मीन जो कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारा सही है जो हमने पढ़ा है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट गलत, क्लियर। चलिए सेकंड केस, नेक्स्ट पीस पे लेते हैं, when body is being taken along smooth inclined plane, तो क्या होगा, देखें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है C से B, क्लियर, तो W2 इक्वल्स टू फोर्स इनटू CB, और एंगल इसका भी कितना आएगा 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जो फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को। चलिए mg sin थीटा इंटू CB, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है। अब sin थीटा निकालेंगे इससे, तो क्या होगा AB अपॉन में CB, और AB हो गया H। चलिए sin थीटा हो गया हमारा AB अपॉन में CB, राइट, यहाँ ऑलरेडी CB बचा हुआ है, तो CB से CB कैंसिल, mg इंटू AB, और AB था अपने पास H, तो W2 क्या आ गया mgh, W1 क्या था अपने पास mgh, W2 भी क्या था mgh, दोनों से जो वर्क हुआ सेम, तो इट मींस इससे क्लियर हो गया कि सच में रियल में जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारा कहता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं कि पाथ की सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। उसके लिए हमने एक प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर कर लेना, इसका दोबारा एक बार देख लीजिए इसको, क्लियर। चलिए हो गया ना। अब है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसका जस्ट अपोजिट, जो सरफेस कंडीशन पे डिपेंड करती है, वो फोर्सेस जिसकी वजह से जो वर्क है वो उसकी सरफेस कंडीशन पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पे नहीं डिपेंड करती, ऐसे फोर्सेस को कहते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, बहुत बेसिक एग्जांपल, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है स्मूथ सरफेस पे कम होता है, रफ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इरेगुलर और रफ है तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और ज्यादा होती है। वैसे ही हमारा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, चैप्टर फ्लूइड आएगा 11th में। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, जो क्या करती है, फ्लूइड जब फ्लो करता है तो रेजिस्ट को, वो सॉरी मोशन को रेजिस्ट करती है। इससे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक वुडन प्लैंक लिया स्मूथ सा, या एक टाइल रख लिया हमने बेसिकली, उसमें एक सेम अमाउंट में हम वाटर, सेम अमाउंट में फिर हम ले रहे हैं अपना मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और उसी अमाउंट हमने ले लिया हनी। दोनों को जब सेम अमाउंट में उस इंक्लाइन प्लेन पे अलग अलग जगह से छोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो वाटर ट्रेवल करेगा, फिर उससे थोड़ा स्लो हो जाएगा हमारा, स्लो आएगा मस्टर्ड ऑयल, देन उससे ज्यादा स्लो हो जाएगा हमारा हनी। रीजन, तो
तो रीजन हो गया इस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उसकी डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसके पास उतनी ही ज्यादा ये विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होगी, यानी वो अपने मोशन को उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? तो बेसिकली आज का लेक्चर जो था वो हमारा, इसमें हमने पूरा वर्क डन कवर कर लिया है। वर्क डन क्या होता है, नेचर, उसके ऊपर बेसिकली एक दो बेसिक्स है, न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन डिफरेंट सिचुएशन में सारा वर्क डन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के लेक्चर आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।